हेलो मेरे आरंभ बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल? व्हाट सब, क्या हालचाल? कितनी बार पूछूंगा? चलिए, तो भैया कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? सब बढ़िया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोग अब आगे बढ़ चले हैं और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई हो, नीट हो, आता ही आता है। इनफैक्ट अगर आप कोई ओलंपियाड देने जाओगे तब भी आएगा, और अगर आप लोग सिर्फ 11th स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो भी आएगा। खैर, अभी हम लोग उसका फाउंडेशन पढ़ेंगे, जहां से सवाल आएंगे वो मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगा। तो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया मॉडल। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी, ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज की नीड है, जरूर शेयर कीजिएगा। दैट इज क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, quantum mechanical model, also known as wave mechanical, also called as wave mechanical model। अब हुआ क्या, समझना मेरी बात को। देखो, जब अपन फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप दो तरीके के मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सुनना मेरी बात को, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आप जब किसी फिजिक्स क्लास को अटेंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली मैकेनिक्स दो तरीके का पढ़ते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई होता है। व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक बॉडी? आप में हमारा बैकपाइपर सोडा, बोलो जुबा केसरी, विमल इलायची, मतलब ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको नेकेड आईज से दिखाई दे रही है, पंखा, बोर्ड, कार, बाइक, केटीएम, छपरीस, टिकटॉकिए, ये जो तुम लोगों को लोग दिखाई दे रहे हैं, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, और इन पर क्लासिकल मॉडल बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि हमें डी ब्रोगली ने बताया कि जब कभी भी किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, तब उसके द्वारा क्रिएट करी जाने वाली, जब उसके द्वारा रिलीज करी जाने वाली वेव, या उस वेव की लेंथ बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी कि हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यूजुअली जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं उनका भी ड्यूअल नेचर तो होता है, लेकिन जो वेव नेचर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को हम यूजुअली पार्टिकल नेचर का मान के ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आते हैं, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो गई, लेकिन जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ना सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी के पार्टिकल नेचर को लेकर चलता है, बल्कि वो उसके वेव नेचर को भी कंसीडर करके चलता है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि नील बोर का मॉडल फ्लॉप होने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या था। नील बोर के मॉडल का फेल होने का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर उन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन को मात्र पार्टिकल नेचर का कंसीडर करके उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका रेडियस, वेलोसिटी,
एनर्जी वगैरह वगैरह निकाली थी, लेकिन वो अपने खुद के बोर क्वांटाइजेशन MV(r) = NH/2π नहीं समझा पाए थे, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आगे चल के डी ब्रोगली, जिन्होंने अपना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का इक्वेशन दिया, और बाद में हाइसेनबर्ग, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, ये दोनों फाउंडेशन थे आपके क्वांटम मैकेनिक्स के। एंड लेटर ऑन दो लोगों ने मिलकर, सबसे पहले तो आपके वही हाइसेनबर्ग एंड एक और चाचा जी आए जिनका नाम था स्क्रॉडिंजर, स्क्रॉडिंजर गेव द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज करा। दे बोथ गेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किन चीजों को ध्यान में रख के चलता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे पहले एक बात बताता है दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग माइक्रोस्कोपिक हैव ड्यूअल नेचर। ये आप सभी लोग जानते हैं, इट हैव ड्यूअल नेचर। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट ओबेस फिक्स पाथ और फिक्स वेलोसिटी but have an irregular movement, that is uncertainty। हमेशा इसके अंदर क्या रहती है? एक अनसर्टेनिटी रहती है। एटम की कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं होती, एटम की कोई फिक्स ट्रेजेक्टरीज नहीं होती। मतलब आप एटम को एक गोल या एक स्फेरिकल बॉडी नहीं मान सकते। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा मूव करता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन हमेशा इस प्रकार से मूव करता है, एक इर्रेगुलर पाथ में मूव करता है। तो बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरी तरीके से डिपेंड करता है डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर पे, एंड आपके हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। तो ये एक बेसिक हो गया आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, ये एक शुरुआत हो गई, ये एक बेसिक हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? क्या हम आगे बढ़े? ग्रेट। नाउ स्क्रॉडिंजर ने क्या करा? कुछ स्टडी करी। स्क्रॉडिंजर ने बोला कि हमारा एटम जो होता है इज बेसिकली अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देयरफॉर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो क्या सिर्फ नील बोर के द्वारा बताए गए एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा, या हाइसेनबर्ग के द्वारा सजेस्ट किए गए इस प्रकार से इर्रेगुलर पाथ पर होगा? नहीं। उन्होंने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस प्रकार सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता होगा, वो एक्चुअली थ्री डायमेंशनल स्पेस में घूमता है। मतलब वो ऐसा भी घूमेगा, वो ऐसा भी घूमेगा, वो ऐसा भी घूमेगा। यानी वो ऐसा भी घूम सकता है, पीछे से आगे की ओर आ सकता है। यानी अगर आप बीच में न्यूक्लियस मानो तो कभी इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आएगा, फिर मेरी तरफ आएगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर मेरी तरफ आएगा। फिर कभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। फिर कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा,
ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, ना सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास। जैसे नील बोर और पुराने लोग बोलते थे कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो बस इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल घूम रहा है, बस गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, पानी बढ़ गया ज्यादा, तैर गया जो दादा, ऐसा ऐसा घूमता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा तो होता ही है, लेकिन वो ऐसा भी घूमता है, ऐसा भी घूमता है, समझ रहे हो? वो ऐसा भी घूमता है, ऐसा भी घूमता है, ये मतलब तीनों एक्सिस कवर करता है। इसीलिए नील बोर और पुराने लोगों की बात को काटते हुए स्क्रॉडिंजर ने बोला कि मैं यहां पर तीनों एक्सिस को, एक्स वाई और जेड, मैं तीनों एक्सिस को यहां पर इन्वॉल्व करूंगा। मैं तीनों एक्सिस को यहां पर क्या करूंगा? इन्वॉल्व करूंगा। दूसरी उन्होंने बात सोची कि यार इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की कुछ एनर्जी भी होती होगी। आप खुद सोचो, आपके इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की भी कुछ एनर्जी होती होगी डेफिनेटली। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कंसीडर करा। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो अपोजिटली चार्ज बॉडी हो तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। याद करो, जब मैंने आपको नील बोर का मॉडल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको टोटल एनर्जी ऑफ एटम के बारे में मैंने बताया था। टोटल एनर्जी ऑफ एटम या टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी ई, मैंने आपको क्या सिखाया था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने डेफिनेटली हाफ mv² लिखी थी, लेकिन आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि Q1 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसको इस तरीके से कंसीडर किया था, याद आया आप लोगों को? तो जब कभी भी दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज होती है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इनफैक्ट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो वो उन्होंने कंसीडर करी पोटेंशियल एनर्जी भी। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास में मास होगा, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर किया गया m लिखकर। इतना करने के बाद उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और एक बहुत हाई लेवल की इक्वेशन बनाई, जिसे अभी हमें ना तो मगअप यानी याद करने की जरूरत है, ना हमें उस पर कोई न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत है, हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एंड दैट इक्वेशन इज, देखिए कैसी बनेगी, d² साई डिवाइडेड बाय dx² प्लस d² साई डिवाइडेड बाय dy² प्लस d² साई डिवाइडेड बाय dz²। पहले इन तीन टर्म्स को देखो, पहले आप लोग इन तीन टर्म्स को देखो। इन तीन टर्म्स से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर ये x, y और z एक्सिस हमारे पास में है। सर ये साई का मतलब समझ में नहीं आया। देखो अभी एक बात समझना, बेसिकली साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन आप साई को बोलोगे क्या? चलो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन है क्या? साई इक्वेशन में क्या कर रहा है? तो ये बताता है, इट टेल्स अस बेसिकली द प्रोबेबिलिटी, या आपको क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी साई आपको यह बता रहा है कि एटम के अंदर एग्जैक्टली अभी इस समय इलेक्ट्रॉन कहां होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, चांसेस, यानी अभी इस समय एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है, ये वो साई बता रहा है। तो देखो इसने जब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला जब लॉजिक लगाया, तो साई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स एक्सिस, यानी कि जब आपके एटम का एक्स एक्सिस देखा जाएगा, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अभी इस एक्सिस पर, एटम के इस एक्सिस पर मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, अब ये चारों तरफ अपन देख रहे हैं। तो इस एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या संभावना है, प्लस इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वाई एक्सिस पर कितनी है, प्लस इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जेड एक्सिस पर कितनी है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h, वेयर आप लोग सब जानते हो कि h का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये अपन सब बचपन से जानते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि हम लोग यहां पर इसके वेव नेचर को भी कंसीडर कर रहे हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंसीडर किया था। E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन आप देख लो, इस इक्वेशन को आप लोग गौर से प्यार से एक बार देख लो, क्योंकि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही आपको याद रखना है। तो बेसिकली क्या कहेंगे हम इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन दी किसने थी, स्क्रॉडिंजर ने, तो इसे बोला जाएगा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। गुड न्यूज ये है कि इस इक्वेशन को आपको ना तो 11th के लिए याद करना है, ना तो जेई के लिए, ना तो नीट के लिए, कहीं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत अगर एडवांस में आएगा तो आएगा, अदरवाइज मेंस वगैरह में और नीट और एम्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन का यूज क्या होता है बेटा, इस इक्वेशन का हम यूज देखो कहां कहां कर सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वाई एक्सिस निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट जेड एक्सिस निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगेन हम उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन बेसिकली आपको क्या समझाती है, ये इक्वेशन आपको ये समझाती है कि एटम के अंदर अभी इस वक्त इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है, हमें ये पता चलता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि अगर साई का कोई मैथमेटिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर हम इसे इक्वेट कैसे करेंगे। तो एक बात समझना, एक्चुअली समझना मेरी बात को, मैं आगे चल के आपको कुछ ग्राफ पढ़ाऊंगा, आगे चल के मैं आपको कुछ ग्राफ पढ़ाऊंगा इसी वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर, ऑर्बिटल का शेप डिस्कस करने के लिए। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा साई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा इस साई की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने को समझना है। तो कई बार क्या होता है, हम ग्राफ को कुछ इस प्रकार का ऑब्जर्व करते हैं, ये इस प्रकार का। अब यहां पर तो साई की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पर तो साई की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर आप देखो ये यहां पर तो साई की वैल्यू नेगेटिव हो गई। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या तो होगी या तो नहीं होगी, लेकिन माइनस में चले जाए, इजंट इट पॉसिबल। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 मार्कर है, तो आप बोलोगे सर के पास में 2 मार्कर है, +2, आप प्लस से लिख रहे हो। मार्कर नहीं, आप बोलोगे सर के पास में 0 मार्कर है, लेकिन कैसा बोलोगे सर के पास में -2 मार्कर है। मतलब क्या उसी तरह आप बोल सकते हो क्या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन -2 है, -5 है? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को कुछ इस प्रकार के ग्राफ में प्लॉट किया जाने लगा, ये ग्राफ क्यों पढ़ा हम लोगों ने, ये ग्राफ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते चलोगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना पर क्या असर पड़ेगा। तो जब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर चला गया तो क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नहीं। इसीलिए ग्राफिकल मेथड्स में, मैथमेटिकल मेथड में साई की कोई इज्जत नहीं की जाती।
लेकिन वहीं अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं तो, मतलब अगर मान लो यहां पर साई की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है, यहां पर साई की वैल्यू -3 दिखाई दे रही है, और यहां पर साई की वैल्यू -4 दिखाई दे रही है, तो जब मैं साई स्क्वायर कर दूंगा, अगर साई की वैल्यू -2 है तो अगर मैं साई स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, +4। अगर साई की वैल्यू -3 है तो अगर मैं साई स्क्वायर कर दूंगा तो +9, साई की वैल्यू -4 है, मैं साई स्क्वायर कर दूंगा तो +16। मतलब अब आप देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स अब ये कर्व बदल जाएगा और ये नीचे आने के बाद फिर एक बार ऊपर उठेगा और ये फिर इस तरीके से मूव करेगा। मतलब अब आपका साई स्क्वायर वर्सेस आर का आप जब भी ग्राफ बनाओगे आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए अब आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इन फ्यूचर आप साई से ज्यादा वेटेज किसको दोगे, आप साई से ज्यादा वेटेज दोगे साई स्क्वायर को, जिसका मैथमेटिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि इट नेवर गेट्स नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। एंड एग्जैक्टली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में साई स्क्वायर के लिए लिखते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसके लिए बेसिकली ये फंडा यूज किया जाता है। क्या आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ रही है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर यस तो इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर नेक्स्ट क्या सिखाया गया स्क्रॉडिंजर और हाइसेनबर्ग द्वारा वो समझ सके। ठीक है, चलिए ग्रेट। क्या मैं इसे रब कर दूं? बस इसे इतना ही जानना आप लोगों के लिए काफी है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को वक्त वक्त पर सॉल्व करेंगे और हमें जो जो चीजें पता चलेगी वो हम लोग पता करते चलेंगे। इनफैक्ट स्क्रॉडिंजर सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है ये पीएचडी लेवल पर, ये रिसर्च लेवल पर, हाई लेवल पे सॉल्व करी जाती है। यहां पर अपना इससे कोई लेना देना नहीं होता। चलिए तो स्क्रॉडिंजर की बात करते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास में एक मधुमक्खी का छत्ता है। आपके पास में क्या है? एक मधुमक्खी का छत्ता है। उस मधुमक्खी के छत्ते के आसपास इमेजिन करो मधुमक्खियां मंडरा रही है, मधुमक्खियां भिनभिना रही है। कुछ ऐसा ही आपका एटम भी दिखता है। मधुमक्खी का छत्ता बोले तो आपका न्यूक्लियस। मधुमक्खी के छत्ते के नजदीक आपको ढेर सारी मधुमक्खियां दिखाई देगी। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते से दूर जाते जाओगे आपको मधुमक्खियां कम होती हुई दिखाई देंगी। इनफैक्ट जब आप ज्यादा दूर चले जाओगे तब मधुमक्खियां कम दिखाई देंगी। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मधुमक्खियां 0% हो गई, क्योंकि हो सकता है कि एक दो मधुमक्खियां दूर नेक्टर से, दूर फ्लावर पे से नेक्टर लेने गई हो। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि मधुमक्खी अपने छत्ते के आसपास 100% पाई जाती है। मैं कहूंगा 90 से 95% पाई जाती है। हो सकता है 5-10% मधुमक्खियां थोड़ा दूर इलाके में निकल गई हो। ठीक उसी तरह जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा मुझे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि न्यूक्लियस से इतना दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा खेल अनसर्टेनिटी का इसके अंदर। ठीक है, अब देखो हाइसेनबर्ग ने और स्क्रॉडिंजर ने ये मॉडल कैसे बनाया। आप लोगों ने वो कभी एनिमेशन देखा है? एनिमेशन मतलब कार्टून्स कैसे बनते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, एक कार्टून ड्रॉ करा, फिर क्या करा, एक कार्टून और ड्रॉ करा, फिर 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 एक कार्टून और ड्रॉ करा। तो अब क्या हुआ, कितनी फोटो बनी? 1 2 3 4 5 6।
अब इन 6 कार्टून्स को एक साथ फिल्म में 1 2 3 4 5 6 रख के इतना हाई स्पीड में चलाया जाता है कि आपको लगता है कि कार्टून मूव कर रहा है। कैसे, देखो, समझ रहे हो? ठीक उसी तरह हम लोगों ने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी मेथड से क्या करा, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी मेथड से एटम्स के लाखों फोटोज खींचे। एक हाइड्रोजन का एटम जिसका आपको यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसके हम लोगों ने लाखों फोटो खींचे। वैसे क्या हुआ होगा, आप लोग सब जानते हो एटम इतना छोटा है कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, और ये सिर्फ एक एटम नहीं था, मतलब समझ रहे हो, यहां पर इस फिल्म पर आपको हजारों एटम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूं। जैसे एक न्यूक्लियस यहां है तो दूसरा न्यूक्लियस यहां होगा एटम का, फिर एक न्यूक्लियस यहां, एक यहां, यहां 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 यहां, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, लेकिन हम सिर्फ एक को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी सबको अपन छोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब जब इन्होंने पहली फोटो खींची तो लेट से इनको इलेक्ट्रॉन यहां नजर आया, दूसरी फोटो में इनको इलेक्ट्रॉन यहां नजर आया, तीसरी फोटो में यहां नजर आया, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ पर और स्पेसिफिक वेलोसिटी से नहीं घूमते। अच्छा, आपका एक डाउट मैं यहां क्लियर कर दूं, आपका मैं एक बहुत बड़ा डाउट यहां क्लियर कर दूं। आपके मन में डाउट आएगा कि सर हाइसेनबर्ग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास फिक्स पाथ पे नहीं बल्कि ऐसा घूमता है, तो सर फिर क्या आपके रदरफोर्ड सही थे? क्योंकि रदरफोर्ड ने भी इलेक्ट्रॉन को रैंडमली बोला था, नहीं, रदरफोर्ड गलत थे। क्यों? क्योंकि रैंडमली का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, यहां चला गया, फिर ऐसा आ गया, फिर वहां चला गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा चला गया, यहां चला गया, इस तरीके से घूम रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है? नहीं, रदरफोर्ड वॉज वेरी रैंडम। रदरफोर्ड का मामला बहुत ज्यादा रैंडम था, इसलिए रदरफोर्ड तो बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो फिर सर क्या नील बोर गलत थे? नहीं, नील बोर भी गलत नहीं थे। क्या नील बोर गलत थे? नहीं, नील बोर सही थे। नील बोर का कॉन्सेप्ट सही था, इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही घूम रहा है। लेकिन आप समझो ये टोटल एरिया है आपके शेल का, ये आपके शेल का टोटल एरिया है। नील बोर ने क्या गलती कर दी? नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इस शेल पर घूम रहा है और एग्जैक्टली इस पर घूमेगा, लेकिन रियलिटी में क्या पता चला? रियलिटी में यह पता चला कि भाई साहब शेल के अंदर तो सब शेल भी होते हैं। मतलब अब आपको इस अकेले शेल के अंदर आपको और एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको और एक एरिया बनाना पड़ेगा जो सब शेल का हो। तो बेसिकली हाइसेनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर इस फर्स्ट शेल में है, ये फर्स्ट शेल के अंदर है, और नील बोर क्या बोलते थे? ये फर्स्ट शेल के ऊपर है, यानी नील बोर बोलते थे कि ये यहां घूमेगा ऐसा। लेकिन स्क्रोडिंजर और हाइसेनबर्ग ने बोला कि ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो इस पूरे शेल के पाथ पे कहीं पे भी घूम सकता है। मतलब वो चाहे तो यहां जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा, ये कुछ आपको इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। यू विल सी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस लाइक दिस। ये आपको कुछ इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। ये वेव नेचर है ना, इसलिए आपको ये कुछ ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि घूमता घूमता यहां निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक स्पेसिफिक पाथ पर ही घूम रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये उसी पाथ पर घूम रहा है। ये उस पाथ से कुछ ऐसा इमेजिन करो कि ये तुम्हारा स्कूल है और यह तुम्हारा हेडमास्टर खड़ा है, ये तुम्हारा रास्ता है और यहां पर तुम्हारा घर है। अब आप लोग साइकिल से निकले घर से स्कूल जाने के लिए, स्कूल पहुंच गए।
ये नील बोर ने बोला कि आप इस रोड पर चल रहे हो और आप इस रोड से सीधा स्कूल पहुंच गए, लेकिन आप खुद भी जानते हो कि अपन है छिछोरे, काम करेंगे उल्टे पुल्टे, तो हम साइकिल से कभी कच्चे में उतर जाएंगे, फिर कच्चे पे ट्रिंग ट्रिंग चलाएंगे, फिर यहाँ रास्ते पे चलेंगे, फिर रास्ते पे दूसरी डायरेक्शन पे आ जाएंगे, फिर नीचे उतर जाएंगे इधर ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फिर यहाँ चलेंगे ट्रिंग 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 और यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब हम रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने रास्ता ही बदल लिया, हम ये दूसरे रास्ते से स्कूल पहुंच रहे हैं घर के, ये मान लो दूसरा रास्ता है, ये सेकेंड रोड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सेकेंड रोड पर चले गए। मतलब हमने क्या करा, हमने साइकिल निकाली ट्रिंग 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 और यहाँ चले गए, फिर ट्रिंग 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 फिर यहाँ आ गए। नहीं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन एक रास्ते से थोड़ा ऊपर नीचे उतर रहे हैं। तो नील बोर गलत नहीं थे, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो वो फर्स्ट शेल में ही पाया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा इरेग्युलर तरीके से मूव करेगा, उसके अंदर हल्की सी इरेग्युलरिटी होगी, क्योंकि भाई शेल के अंदर सब शेल होते हैं, तो कभी वो एक सब शेल में होगा, कभी दूसरे में चला जाएगा, कभी फिर पहले में आ जाएगा, कभी तीसरे सब शेल में चला जाएगा, डिपेंड करेगा कि वो कौन से शेल के अंदर है। तो जब पहली फोटो खींची गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आया, दूसरी फोटो खींची गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आया, फिर यहाँ नजर आया, 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 और क्या किया गया, ऐसी सैकड़ों लाखों फोटो ले ली गई और उन पे लाखों फोटो को क्या किया गया, एक साथ कंप्यूटराइज तरीके से मिक्स कर दिया गया। तो अब आप लोगों को ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये टेक्निकली एक ही इलेक्ट्रॉन के डॉट्स है, ध्यान रखना, ये जो डॉट्स हैं ये एक ही इलेक्ट्रॉन के डॉट्स है, लेकिन क्या किया है हम लोगों ने, उसकी लाखों करोड़ों फोटोज, जो हमने इसकी हज़ारों लाखों फोटो जो खींची है, हमने उन हज़ारों लाखों फोटो को एक फ्रेम में डाल दिया है। मतलब पहले मान लो मैंने उसकी 1 लाख फोटो खींची, तो एक फोटो में इलेक्ट्रॉन यहाँ नज़र आया, दूसरी में यहाँ नज़र आया, तीसरी में यहाँ, चौथी में, मैंने चारों को मिक्स कर दिया, मैंने चारों को एक के ऊपर एक रख के देख लिया, तो न्यूक्लियस तो सेम है, लेकिन अब तुमको ऐसे इलेक्ट्रॉन के धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, वो सारी फोटोज़ को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो हमने देखा कि ये जो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहे थे, इसमें भी हाइड्रोजन एटम को चूज़ किया गया क्योंकि वो सबसे सिंपल एटम है, सबसे सिंपल केमिस्ट्री दुनिया में हाइड्रोजन की है, इसलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को चूज़ किया गया। तो जब अपन ने यहाँ पर हाइड्रोजन देखा, हमने जब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एटम के इस स्ट्रक्चर को देखा, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन, जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमको इतनी सारी जगह पे दिखा। तो हमने देखा कि यार न्यूक्लियस के नज़दीक ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम पाया गया, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर होने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाने लगा, मुझे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती हुई नजर आई। मतलब एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात आपको, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब आप खुद देखो कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी becomes less on moving away from न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर जाने पर इसकी डेंसिटी कम होने लगी। तो गाइज यहां पर आपको श्रोडिंगर ने बोला कि एक इतना एरिया जहां पर प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा एरिया जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95% इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसको श्रोडिंगर ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या आपको इलेक्ट्रॉन के बादल जैसा नहीं दिख रहा है? देखो जैसे कि एक शहर है, उसके आसपास बहुत भयंकर बादलों का गुच्छा है, लेकिन धीरे धीरे बादल कम हो गए, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है। मतलब एटम के अंदर ये
ये पूरा एटम के अंदर ये वाला, ये पूरा एक ऐसा एरिया है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90 से 95% मिली, और इसे क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल। एक नया नाम आपके सामने निकल कर आया, ऑर्बिटल। दिस इज द न्यू नेम, ऑर्बिटल, यानी एक नई चीज की डिस्कवरी हुई। नील बोर ने शेल या मैं कहूं ऑर्बिट की डिस्कवरी करी थी, ऑर्बिट के बारे में बताया था। ऑर्बिट क्या है, एक शेल है, एक बड़ा फिक्स्ड पाथ है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। मतलब यहां पर हमें क्या चीज क्लियर हुई कि सबसे पहले एटम के अंदर आपको शेल दिखेगा, फिर शेल के अंदर आपको सब शेल दिखेंगे, और फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल मिलेंगे। दैट मीन्स क्या आपका इलेक्ट्रॉन एक शेल में पाया जाता है? नहीं। और स्पेसिफिक बोलो सर, शायद इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सब शेल में पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन सब शेल में पाया जाता है? थोड़ा और स्पेसिफिक बोलो सर। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई? इमेजिन करो डॉन, जिसका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वो एक होटल में घुस गया। डॉन एक होटल में घुस गया, ये एक होटल है, ठीक है। होटल में सबसे नीचे आपको दिखेगा रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है? बेसिकली एक बहुत बड़ा हॉल होता है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर कोई कमरा और कोई बेड नहीं होता, एक बड़ा हॉल होता है। फिर आप जब सेकेंड फ्लोर पर जाते हो तो सेकेंड फ्लोर पे आपको एक छोटा कमरा दिखाई दे रहा है और एक बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। जब आप थर्ड फ्लोर पे गए तो आपको एक छोटा कमरा दिखाई दिया, एक उससे बड़ा कमरा दिखाई दिया, और एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा रिसेप्शन है, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। अब इस फ्लोर पे 2 कमरे हैं, इस फ्लोर पर 3 कमरे हैं, और हर कमरों में बेड भी लगा हुआ है। हर कमरों पे बेड भी लगा हुआ है, क्योंकि बड़े कमरे हैं तो बड़े कमरे में ज़्यादा बेड लगा दो, बड़े कमरों में ज़्यादा बेड लगा दो। इसमें 3 बेड लगा दो, क्योंकि 3 बेड की जगह है। इसमें कितने बेड लग सकते हैं? 1 2 3 4 और 5। अच्छा ठीक है। अच्छा ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। अब मान लो पुलिस डॉन को ढूंढती हुई आई, पुलिस डॉन को ढूंढती हुई आई, तो मैंने बोल दिया डॉन उस होटल में है, तो क्या डॉन पकड़ा जाएगा? नहीं भाई, होटल में बहुत सारे फ्लोर्स हैं। मैंने बोल दिया डॉन सेकेंड फ्लोर पर है, तो क्या फिर भी डॉन पकड़ा जाएगा? नहीं, क्योंकि होटल में सेकेंड फ्लोर पर 2 कमरे हैं। मैं बोलूंगा डॉन पहले कमरे में है, तो क्या अब डॉन पकड़ा जाएगा? अभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब पुलिस इस कमरे में घुसेगी तो डॉन कहाँ है? बाथरूम में हो सकता है, गैलरी में हो सकता है, कहाँ हो सकता है? तो डॉन बेड पर सो रहा है, तो मैं बोलूंगा डॉन इस होटल के सेकेंड कमरे के, सॉरी, इस होटल के सेकेंड फ्लोर के इस कमरे के बेड पर सोया है। वेरी प्रिसाइज। ठीक उसी तरह एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? अब होटल काट के एटम कर दो, रिसेप्शन काट दो। अब इस एटम को जरा ध्यान से देखो, ये एटम का पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। सेकेंड शेल पे ये जो 2 कमरे हैं ये सब शेल हो गए, थर्ड शेल पर 3 सब शेल हो गए, और ये जो सब शेल है इनके अंदर ये जो मैंने बेड लगाया था ये है तुम्हारा ऑर्बिटल। ये जो बेड है ये बेड है आपका ऑर्बिटल, यानी ये एक्चुअली बहुत प्रिसाइज है। यानी इलेक्ट्रॉन इस एटम के सेकेंड शेल के सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें पाया जाता है। यानी एटम, एटम में शेल, शेल में सब शेल, और सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये हम ना तो शेल की बोलेंगे ना तो सब शेल की बोलेंगे, हम इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑर्बिटल नाम देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग?
क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? अच्छा, स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखिएगा, एन ऑर्बिटल, यानी आपका ये जो एक ऑर्बिटल है, कैन एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब अपने साथ रखना, अपने अंदर रखना, कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर आपको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। खाली हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो गाइस, स्क्रोडिंजर ने अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वेव मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके जो साय निकाला, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यही तो तुम्हारा साय है, यही तो तुम्हारा साय है। तो उन्होंने अपनी जो इक्वेशन से साय निकाला, उससे उन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पता चला, ऑर्बिटल के बारे में पता चला। उन्होंने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से ये डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम के अंदर हमें बताया कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक रहोगे, आपको उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेस और लेस होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइज, ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का स्टार्टिंग। आपका रियल में एटम कुछ इस प्रकार नजर आएगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे चलेंगे और ये सीखेंगे कि हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एटम हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इतने सारे हैं, ये एटम में एग्जैक्टली कौन से शेल पर हैं, कौन से शेल के कौन से सबशेल में है, और कौन से सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है, ये जानने के लिए, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि डॉन इस होटल के सेकेंड फ्लोर के पहले कमरे के बेड में छुपा हुआ है, तो मैंने आपको डॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताया। तो अब हम लोगों को स्क्रोडिंजर ने अपनी वेव इक्वेशन की मदद से 4 क्वांटम नंबर सिखाए, और वो 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, वो एड्रेस होता है एक इलेक्ट्रॉन का परमानेंट एड्रेस। तो वो एड्रेस कैसे पता लगाते हैं, क्या होते हैं क्वांटम नंबर, दैट विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। आज का लेक्चर मैं ये खत्म करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, आज इतना पढ़ लीजिए ताकि आपको अगले लेक्चर में कोई परेशानी नहीं आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू लाइडो।